हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विद LVR। आज की हम इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज का पार्ट 9 जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। और बेसिकली हिमाचल प्रदेश जीके की जो सीरीज हमने स्टार्ट की है, इसमें हम हिमाचल प्रदेश के प्रीवियस ईयर में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो हिमाचल प्रदेश जीके पूछा गया था उसकी डिटेल एनालिसिस डिटेल जो एनालिसिस है उसको कर रहे हैं। और ये जो एनालिसिस है वो हेल्पफुल रहेगी वेरियस अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हेल्ड इन HP। ठीक है, तो उसी सीरीज का हम पार्ट 9 जो है वो आज उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो पार्ट 8 जो हमने डिस्कस किया था उसको हम रिकैप करते हैं कि पार्ट ए में हमने क्या डिस्कस किया था। सो लेट्स स्टार्ट। हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज का जो पार्ट 8 था, हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज का पार्ट 8 जो प्रीवियस जो डे था उसको प्रीवियस डे में डिस्कस किया था, उसमें हमने स्टार्ट किया था हिमाचल प्रदेश जो टेट LT के लिए 2019 में 2 बार के लिए हुआ था, उसमें से जो HP जीके सेक्शन पूछा गया था उसको डिस्कस कर रहे थे। जून 2019 में हिमाचल प्रदेश जीके की जो वेटेज रही थी वो थी एक से 2 क्वेश्चन 30 में से। ठीक है, और नवंबर 2019 में जो हुआ था टेट, उसमें हिमाचल प्रदेश जीके की जो वेटेज रही थी वो थी 13 क्वेश्चन। तो उसमें से जो फर्स्ट 7 क्वेश्चन थे उनको हम डिस्कस कर चुके थे। जो रिमेनिंग 7 क्वेश्चन है उसको हम पार्ट 9 के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 8 में जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे उनको भी एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था हर्मिट ऑफ शिमला। हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है A.O. ह्यूम को। हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है A.O. ह्यूम को। और इनका जो निवास स्थान है वो शिमला के रोथनी कैसल जो भवन है शिमला में, प्रॉपर शिमला में वो है। और इनको बोला जाता है फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ये थी उनकी इमेज। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस किया था हमने कि सिरमौर का बाला सुंदरी मंदिर ये कहाँ पर है। तो सिरमौर का बाला सुंदरी मंदिर जो है वो पर्टिकुलर प्लेस है त्रिलोकपुर। और त्रिलोकपुर में होने की वजह से इसको त्रिलोकपुर टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। 1573 में राजा दीप प्रकाश ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इनको 84 घंटों वाली जो है वो देवी भी कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन डिस्कस किया था, ये उसकी इमेज थी। थर्ड क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि जो पीटर हॉफ काफ़ी हिस्टोरिकल जो एक वेडिंग है उसमें एक अग्निकांड हुआ था, वो हुआ था 12 जनवरी 1981। तो इससे रिलेटेड हमने काफ़ी फैक्ट भी डिस्कस किए थे। फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस किया था हमने हिमाचल प्रदेश विधानसभा 1952 में जब गठित हुई थी तो पहला स्पीकर बना था। पहला स्पीकर या पहला जिसको विधानसभा अध्यक्ष कहेंगे हिंदी में, वो बने थे पंडित जयवंत राम। फिफ्थ क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था हिमाचल प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो है जूजूराना, लेकिन 2005 से पहले था मोनाल। सिक्स्थ क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना। रोंगटोंग जो है वो ट्रिब्यूटरी है स्पीति नदी की, और स्पीति नदी जो बेसिकली लाहौल स्पीति में देखने को मिलती है, तो रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना भी लाहौल स्पीति में ही होगी। सेवंथ क्वेश्चन डिस्कस किया था, सेवंथ और लास्ट जो पार्ट 8 में जो लास्ट क्वेश्चन था सेवंथ, वो था हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो थे जस्टिस मिर्जा हमीदुल्ला बेग। RS पाठक जो थे वो 2nd नंबर पे थे, और लीला सेठ आई थी 8th नंबर पे, जो कि हिमाचल प्रदेश की पहली मुख्य न्यायाधीश, और इनफैक्ट मैं बोलूँ कि इंडिया की किसी हाई कोर्ट में जो पहली मुख्य न्यायाधीश बनी थी वो लीला सेठ, वो थी हिमाचल प्रदेश की, जो हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय की बनी थी बेसिकली। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज का पार्ट 9। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पार्ट 9 में जो 8th क्वेश्चन है इसी सीरीज का, LT सेक्शन जो था उसमें जो लैंग्वेज टीचर का जो टेट हुआ था उसमें जो HP जीके सेक्शन में जो 14 क्वेश्चन कुल बने थे उसमें से जो 8th क्वेश्चन है वो था हिमाचल प्रदेश में जो वार मेमोरियल, हिंदी में इसे कहेंगे युद्ध संग्रहालय, ये कहाँ पर बना है। वार मेमोरियल युद्ध संग्रहालय ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हिमाचल प्रदेश में जो युद्ध संग्रहालय है वो है धर्मशाला। अगर पर्टिकुलर प्लेस पूछा तो धर्मशाला, अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा तो कांगड़ा। ठीक है, इससे रिलेटेड और फैक्ट भी डिस्कस करते हुए चलेंगे।
लेकिन सबसे पहले मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ इमेज दिखाना चाहता हूँ। जब आप वॉर मेमोरियल जो धर्मशाला में है वहां जाओगे तो कुछ इस तरीके की आपको इमेज देखने को मिलेगी वहां पर। ये कुछ इमेजेस है वहां पर, आपको इन जो नज़ारों के दर्शन वहां पर होंगे। ये पिक्चर, ये न्यू जो है वो वॉर मेमोरियल का जो एक पार्क है वो एस्टेब्लिश हो रहा है, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट डिस्कस करेंगे। देखो ये तो हमने डिस्कस कर लिया, जो वार मेमोरियल है या युद्ध संग्रहालय है वो कहां पर है? धर्मशाला में, धर्मशाला, ठीक है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो है वो कृषि विश्वविद्यालय भी है, वो कहां पर है? कृषि विश्वविद्यालय, जिसको हम चौधरी श्रवण कुमार जो है वो कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, वो है पालमपुर में। पालमपुर 1978 में ये बना था। ये डेट जो है वो आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है। इसके अलावा धर्मशाला में आपको देखने को मिलेगा सेंट जॉन्स चर्च, ठीक है, धर्मशाला में। इनफैक्ट जो निर्वासित तिब्बत की जो सरकार है वो भी धर्मशाला में से ही रन होती है, ठीक है, धर्मशाला मैक्लोडगंज जगह से, ठीक है। इसके अलावा आपको धर्मशाला में देखने को मिलेगी चिन्मया तपोवन हिमालय, संदीपनी तपोवन हिमालय, ये दोनों ही जगहें धर्मशाला में है, धर्मशाला, ठीक है। उसके अलावा जो क्षेत्रीय मौन मधुमक्खी अनुसंधान केंद्र, ये भी आपको धर्मशाला में देखने को मिलेगा, ठीक है। मधुमक्खी के ऊपर जब रिसर्च करनी होती है उसका रीजनल जो ऑफिस है वो धर्मशाला में है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन HP बॉस, इसका हेडक्वार्टर भी आपको धर्मशाला में देखने को मिलेगा। धर्मशाला को ही कहा जाता है छोटा तिब्बत, छोटा तिब्बत या मिनी लहासा, ये धर्मशाला में है। मिनी लहासा या छोटा तिब्बत इसलिए कहा जाता है इसको, लहासा एक गांव है तिब्बत में जहां पर जो हमारे दलाई लामा है उनका जन्मदिन हुआ था, बेसिकली जन्म हुआ था। तो आज वो यहाँ रहते हैं इसीलिए इसको मिनी लहासा बोलते हैं, क्योंकि इनका निवास स्थान जो है वो धर्मशाला में है, ठीक है। और तिब्बत भी इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि वो आज जो है वो धर्मशाला में रहते हैं, इसलिए छोटा तिब्बत के नाम से जानते हैं धर्मशाला को। हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण संस्थान, ये है डरोह, डरोह, और डरोह पड़ता है पालमपुर में। तो अगर पर्टिकुलर जगह डरोह और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, ठीक है, पालमपुर। अच्छा, प्रीवियस ईयर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन और पूछे गए हैं। देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये पूछा है कि रीजनल बी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो क्षेत्रीय मधुमक्खी अनुसंधान केंद्र है ऑफ सेंट्रल बी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो कहां पर स्थित है? ये क्वेश्चन बोलना चाहता है कि जो केंद्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान है उसके द्वारा जो एक क्षेत्रीय अनुसंधान, जो मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान है वो हिमाचल प्रदेश में खोला गया है। वो कहां पर खोला गया? तो वो खोला गया है, इसकी जो रीजनल ब्रांच है वो धर्मशाला में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा दो क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड और पूछे जा सकते हैं। देखो CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल जो रिसर्च होती है उसका कॉम्प्लेक्स हिमाचल प्रदेश में है, धर्मशाला में, धर्मशाला। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च का जो कॉम्प्लेक्स है वो आपको धर्मशाला में देखने को मिलेगा। और CIR सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, डिफरेंट है दोनों ही, ठीक है, तो ये कसौली में देखने को मिलेगा। तो इनको लेकर आपने कंफ्यूज नहीं होना। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च का जो कॉम्प्लेक्स है वो धर्मशाला में है, लेकिन सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कसौली में है। और क्वेश्चन एक और पूछा गया है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, इसके बारे में तो हमने प्रीवियस ईयर के जो पार्ट हुए हैं, प्रीवियस पार्ट, उनमें डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। वो कुफरी में है, कुफरी, इसको पटना से लाया गया था, ठीक है। पहले ये पटना में था, उसके बाद इसको कुफरी में एस्टैब्लिश जो है वो किया गया था। ये कुछ म्यूजियम के मैंने आपको इमेजेस दिखाई। मूव करेंगे हम अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, ये कब बना था? कब बना था बेसिकली ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। तो पर्टिकुलर डेट है, ये जो कार्य करना है इसने शुरू किया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के रूप में, वो किया था 20 अक्टूबर 1965, ठीक है। लेकिन पर्टिकुलरली जो इस एग्जाम में ऑप्शन दिए हुए थे वो सिर्फ ईयर मेंशन करना था आपको, तो 1965, ठीक है। इसकी हम देखो ये वाला जो भवन है ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला, हिमाचल प्रदेश, इंडिया में है ये उसकी इमेजेस, ये दो इमेजेस हैं, एक ये IAS जो है वो उनकी इमेजेस है,
ठीक है। काफी हिस्टोरिकल जो है वो वेल्डिंग माना जाता है इसको, तो इसके पीछे जो हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी है उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या था, इसका निर्माण कैसे हुआ। इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था लॉर्ड डफरेन। लॉर्ड डफरेन वेरी इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मैक्सिमम टाइम एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड। लॉर्ड डफरेन जो थे वो, उनका कार्यकाल है 1884 से 88 के दौरान ये हिमाचल प्रदेश के जो है वाइसराय रहे थे। इन्होंने क्या किया कि एक वाइस रीगल लॉन्च या वाइसराय का जो एक निवास स्थान था वाइसराय को रहने के लिए, वो बनाया। ठीक है, ये वाली इन्होंने बिल्डिंग तैयार की, एक भवन बनाया और उसका नाम रख दिया इन्होंने वाइस रीगल लॉज या जो वाइसराय लॉज। ठीक है, कुछ भी, ये दोनों ही वर्ड इसके लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, इन्होंने बनवा दिया। और इसका जो आर्किटेक्ट या जो डिजाइन बनाया था वो बनाया था ब्रिटिश के इंजीनियर थे हेनरी इरवान। ठीक है, इनफैक्ट गेटी थिएटर का भी इन्होंने ही बनाया है, हेनरी इरवान। ठीक है, इन्होंने ये बना दिया बेसिक। और इससे रिलेटेड एक फैक्ट और डिस्कस रहता है कि ये फर्स्ट इलेक्ट्रीफाइड जो बिल्डिंग थी वो इन इंडिया, इन शिमला, सॉरी इंडिया नहीं होगा, इन शिमला, इन शिमला, ये नहीं होगा यहाँ पर। जो ये पहली ऐसा भवन था शिमला में जिसमें सर्वप्रथम बिजली पहुंची थी। ठीक, सर्वप्रथम बिजली पहुंची थी। ठीक, फिर क्या होता है कि यहाँ पर वाइसराय रहते रहे। 1947 में इंडिया आजाद हो गया। जैसे ही इंडिया आजाद होता है तो इस भवन को डिक्लेयर किया जाता है राष्ट्रपति निवास स्थान, राष्ट्रपति निवास स्थान। अब ये देखो, पहले था ये वाइसराय लॉज, अब ये बन गया 1947 में राष्ट्रपति का निवास स्थान। ठीक है, इनफैक्ट मैं आपको एक स्टैटिक जीके की इंफॉर्मेशन देता चलूं तो हिमाचल भारत में जो राष्ट्रपति निवास स्थान है वो 3 जगह है। एक है हिमाचल प्रदेश में जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं, एक है दिल्ली में और एक है हैदराबाद में। 3 राष्ट्रपति के निवास स्थान मिलते हैं जो पर्टिकुलरली। और ये जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, 1947 में ये क्या था, राष्ट्रपति का निवास स्थान बना था। 1964 में क्या होता है कि जब हमारे राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन, वो ये घोषणा करते हैं कि जो राष्ट्रपति निवास स्थान है इसको अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में कन्वर्ट किया जाएगा। ये घोषणा करते हैं 1964 में। देखो, घोषणा की इन्होंने 1964 में। इन्होंने ये क्या किया, घोषणा कर दी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो राष्ट्रपति भवन है उसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के नाम से जाना जाएगा। ठीक, फिर 20 अक्टूबर 1965 को ये है जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के रूप में कार्य करना शुरू कर देता है, कार्यान्वित हो जाता है। ठीक है, अब इसको कहा जाने लगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। इससे रिलेटेड अब देखो, अब इसको यही कहा जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। कहां पर है, समर हिल। अच्छा, समर हिल को पुराने टाइम में समर हिल नहीं कहा जाता था, शांति कुटीर। तो समर हिल का पुराना नाम है शांति कुटीर, ये जगह, और समर हिल है शिमला में आज के दौरान। ठीक है, एचपीयू बेसिकली एचपी यूनिवर्सिटी का जो हेडक्वार्टर है या प्रॉपरली जो है वो समर हिल में ही लोकेटेड मिलेगी आपको। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के जो प्रथम डायरेक्टर थे उनका नाम था निरंजन रे। 1965 में जो प्रथम डायरेक्टर बने थे वो बने थे निरंजन रे, और जो इसके प्रथम प्रधान थे वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे ये। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन ये पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा हुआ है, रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है का जो भवन है ये वाला, वो किस पहाड़ी पर स्थित है। ये किसी पहाड़ी पर स्थित है। उस पहाड़ी को हम बोलते हैं आज के टाइम में ऑब्जर्वेटरी हिल्स। ये जो पहाड़ियां हैं शिमला की, जो ऑब्जर्वेटरी हिल्स हैं, वहां पर आपको देखने को मिलता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी का भवन। अच्छा, इससे ये तो थी इसकी एनालिसिस। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के किस राष्ट्रपति ने शिमला स्थित राष्ट्रपति भवन का नाम बदलकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान जो था वो रखा था। तो वो थे डॉक्टर राधाकृष्णन। ये डिस्कस किया हमने।
तो ये कवर कर चुके हैं हम, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज का पुराना नाम जो था वो क्या था? तो पुराने नाम इसके दो हैं। सबसे पहले इसको कहा गया था वाइसराय लॉज, उसके बाद इसको कहा जाने लगा राष्ट्रपति भवन। तो ऑप्शन में से इनमें से कोई एक होगा, अगर दोनों हैं तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट आंसर, ठीक। और आज इसको कहते हैं हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। तो इसके नाम में जो तब्दीली वो 3 फेज में देखने को मिली हमें, ठीक है। वाइसरेगल लॉज भी बोलते हैं इसको सब। अच्छा, एक और क्वेश्चन है जो इससे तो हट करके है लेकिन इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी जो प्रथम बार ये शिमला कब आए थे? तो महात्मा गांधी जो प्रथम बार शिमला आए थे वो आए थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आए थे 21 मई 1921 को, सॉरी 11 मई 1921 को, 11 मई 1921 को, ठीक है। ये यहाँ सिर्फ महात्मा गांधी अकेले तो आए नहीं होंगे, उनके साथ आए थे सब। ये देखो, महात्मा गांधी आए, उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी जी आई, उनके साथ आए लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय। ये आपको ध्यान रखना है, ये 4 बंदे आए थे 21 मई 1921 को, सॉरी 11 मई 1921 को। और ये जिस जगह पर ठहरे थे उस जगह को बोला जाता है शांति कुटीर, लेकिन आज इसका नाम है समर हिल। तो रिमेंबर दीज थिंग। ये थी एनालिसिस क्वेश्चन नंबर 9 की। मूव करेंगे हम अपने 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन पूछा गया था सुकेती जीवाश्म पार्क। सुकेती जीवाश्म पार्क या सुकेती फॉसिल पार्क, ये कहां पर है? ठीक है, ये कहां पर है, क्वेश्चन ये था। तो सुकेती फॉसिल पार्क जो है वो आपको देखने को मिलता है नाहन, और नाहन पड़ता है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में, ठीक है। नाहन जो मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। बेसिकली जो सुकेती एक जगह है नाहन में, बेसिकली इसका नाम सुकेती नहीं है, इसका नाम है शिवालिक फॉसिल पार्क। अच्छा, फॉसिल पार्क या जीवाश्म पार्क का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि यहां पर उन जानवरों के जो है वो जीवाश्म मिले हैं, उनके कुछ अस्थियां वगैरह मिली हैं जो कि आज के समय में नहीं है। आज उस टाइम मतलब प्रीवियस जब इंसान प्रगति कर रहा था, प्री हिस्टोरिक काल के जो जानवर थे उनके यहाँ पर साक्ष्य देखने को मिले हैं। इसकी इमेज मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये जो शिवालिक फॉसिल पार्क है उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 23 मार्च 1974 को बाय द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको एस्टेब्लिश किया था 23 मार्च 1974 को। और ये है फॉसिल पार्क, उसमें से कुछ इस तरीके से वहाँ पर ये जो है वो नमूने रखे गए हैं। और ये यहाँ पर जो साक्ष्य मिले थे, जो प्री हिस्टोरिक जो काल में यहाँ जो जानवर रहे हैं उनके बारे में साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसका नाम शिवालिक फॉसिल पार्क के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो बेसिकली इसका नाम एक्चुअली में तो शिवालिक फॉसिल पार्क है, पड़ता है सुकेती में, इसलिए इसको सुकेती भी कह दिया जाता है, ठीक है। और ये भारत का जो है वो प्रथम फॉसिल पार्क, प्रथम, ठीक है, प्रथम भारत का, ठीक है। और ये बेसिकली मार्कंडा नदी के किनारे स्थित है, मार्कंडा नदी के किनारे, ठीक है। मैं आपको एक और बात बताता चलूं, सिरमौर में 2 झीलें हैं जो नेचुरल लेक्स हैं। एक है रेणुका जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो नेचुरल लेक है, और दूसरी है सुकेती। तो सुकेती जो लेक है उसी के किनारे स्थित है सुकेती या शिवालिक फॉसिल पार्क। और जो सुकेती जो फॉसिल पार्क है या आप झील कह लिए वो मारकंडा रिवर के किनारे स्थित है। मारकंडा जो कि ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की, ठीक है। 1974 में या 72 में क्या होता है कि यहाँ पर जो है वो प्री हिस्टोरिक काल के जो जानवर हैं उनके जीवाश्म मिलते हैं। और 1974 में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसको एक जीवाश्म भारत का पहला जो है वो फॉसिल पार्क डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है। सिरमौर में इसके अतिरिक्त आपको देखने को मिलेगा लिंटन मेमोरियल, लिंटन मेमोरियल ये भी नाहन में, लिंटन मेमोरियल ये आपको नाहन में देखने को मिलेगा। किला लोहगढ़ ये पोंटा साहिब में आपको देखने को मिलेगा। ऋषि कल्पी मेमोरियल जो है वो आपको पोंटा साहिब में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको जातक दुर्ग हो गया, शीश महल और मोती महल, ये सारे की सारे स्मारक बिल्डिंग हो गई या जो महत्वपूर्ण स्थल है वो आपको नाहन में देखने को मिलेंगे। नाहन तो देखो नाहन में काफ़ी कुछ है और ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, जैसे कि लिंटन मेमोरियल हो गया,
आपका ऋषिकल्पी मेमोरियल हो गया। इसके अलावा जातक दुर्ग कहाँ पर है, शीश महल और मोती महल कहाँ पर देखने को मिलते हैं। पर्टिकुलर प्लेसों के बारे में पूछा जाता है तो नाहन आपने याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा रानीताल बाग, वेरी इंपॉर्टेंट, रानीताल बाग ये भी नाहन में है। रेणुका, देखो आपके लिए एक मैं होमवर्क के तौर पर क्वेश्चन दे रहा हूं जिसका जो आपने कमेंट सेक्शन में आंसर बताने हैं। रेणुका लेक, रेणुका लेक को हम प्रीवियस जो पार्ट है उसमें काफी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो रेणुका लेक के बारे में आप जितना जानते हैं उतना कमेंट सेक्शन में लिखिए। कैसी इसकी शेप है, क्या इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। मूव करेंगे हम अपने 11th क्वेश्चन की तरफ। ये है रेणुका लेक। हिंट के तौर पर मैं आपको रेणुका लेक की इमेज बता रहा हूँ। देखो मैंने आपको इसकी शेप के भी बारे में भी बताया था, इसकी लेंथ के बारे में बताया था, और इससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी हमने प्रीवियस जो पार्ट है उनमें डिस्कस किए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। सो आप अगर डिटेल से लिखेंगे तो आप आपके लिए ही वो चीज़ जो है वो मददगार होगी, ठीक है। 11th क्वेश्चन पूछा गया था सिरमौर प्रजामंडल। सिरमौर प्रजामंडल इसका गठन कब हुआ था, ठीक है, सिरमौर प्रजामंडल। अच्छा ये पूछा क्यों गया, इसके पीछे एक लॉजिक है। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे पहले प्रजामंडल है जो हिमाचल प्रदेश में बना था, वो था सिरमौर वाला 1934, इसीलिए पूछा गया था, ठीक है। और इसके इस जो प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष थे वो थे चौधरी शेरगंज, चौधरी शेरगंज। अच्छा प्रजामंडल किस उद्देश्य से गठित हुए थे, तो देखो जब हिमाचल में रियासतें थी तो वहाँ के जो शासक हुआ करते थे, वहाँ की जनता पर जो वो काफ़ी अत्याचार वगैरह करते थे, तो उनके विरुद्ध जब लोग एकत्रित होने लगे तो धीरे धीरे जो इस तरह के मंडलों का जो वो गठन होने लगा। तो सबसे पहले बना था ये सिरमौर में। अखिल भारतीय रियासती जो प्रजामंडल जो ये प्रयास कर रहा था भारतीय स्तर पर, उसके प्रयासों से प्रभावित होकर सिरमौर में भी हिमाचल प्रदेश की सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना की थी। ये इन पर प्रभाव पड़ा था। अखिल भारतीय रियासती प्रजामंडल जो परिषद है उनके जो प्रयास कर रहे थे वो उनके प्रभाव से प्रभावित होकर जो सिरमौर वालों ने, सिरमौर की जो रियासत वालों ने सबसे पहले एक सिरमौर प्रजामंडल नाम की एक संस्था का गठन किया 1934 में। इसके संस्थापक रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह, रामनाथ और आत्माराम, ठीक है। और इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे चौधरी शेरगंज। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इम्पोर्टेंट। इसके अलावा भी जो कुछ और इसके बाद जो प्रजामंडल बने जैसे बादल, ठियोग, जुब्बल, ये वाले प्रजामंडल बने हैं 1938 में, 1938 में, ठीक है। चंबा सेवक संघ जो है वो बना है मार्च 36 में, ठीक है। मंडी प्रजामंडल ये बना है 1936 में, मंडी वाला भी जो है वो 1936 में ही बना है। 1 जून 1939 को क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट एक डेट है, इसको डिस्कस करते हुए चलेंगे। 1 जून 1939 को क्या होता है, शिमला हिल स्टेट जो रियासती प्रजामंडल है ये नाम रखा जाता है, हिमालय रियासती प्रजामंडल का जो नाम है उसको बदलकर 1 जून 1939 को शिमला हिल स्टेट रियासती प्रजामंडल रख दिया जाता है। और हिमालय जो रियासती प्रजामंडल है ये 1938 में बना और 1939 में इसका जो नाम हो जाता है वो होता है शिमला हिल स्टेट रियासती प्रजामंडल। और इसके प्रधान बनते हैं पंडित पद्मदेव, ठीक है। और 1946 में देखो पहले पर्टिकुलर प्लेसों के बनने लगे, जैसे सिरमौर का प्रजामंडल बन गया, बादल, ठियोग, ठीक है, इस प्रकार के चंबा, मंडी अलग अलग बनने लगे। फिर क्या है कि पहाड़ी रियासतों को इकट्ठा करके एक प्रजामंडल, एक बड़ा मंडल बनाया जाने लगा, जैसे कि एक प्रयास 1939 ये। फिर क्या कि 1946 में जो है वो इन छोटे छोटे मंडल जो एक देखो शिमला वाले जो थे वो सिर्फ ऊपरी जो पहाड़ी इलाके थे उनसे कंसर्न था, लेकिन उसके बाद जो था वो 1946 में एक रीजनल लेवल पे बनाया गया और उसका नाम रखा गया हिमाचल हिल स्टेट्स। हिमाचल के जितने भी पहाड़ी राज्य हैं उनकी एक काउंसिल बनाएगी, रीजनल काउंसिल। तो देखो पहले छोटे छोटे लेवल पर, फिर उसको और बड़ा किया गया और फिर इसको हिमाचल के लेवल पर ही एक मंडल तैयार कर दिया गया, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हिमाचल प्रदेश का जो पहला गोलीकांड है, पहला गोलीकांड ये कहां पर हुआ था,
ये उस गोलीकांड का नाम बेसिकली था धामी गोलीकांड। कब हुआ? 16 जुलाई 1939। डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस पार्ट में। और इसके मुख्य नेता थे भागमल सोठा। इमेज के थ्रू समझते हैं। हिमाचल प्रदेश में धामी गोलीकांड। धामी एक बेसिकली एक जगह है, शिमला रियासत में ये पड़ती थी। तो ये जो धामी गोलीकांड हुआ वो हुआ 16 जुलाई 1939, 16 जुलाई 1939 को। कहां पर? धामी। ठीक है, वहां के जो राजा थे दलीप सिंह राणा, उनके विरुद्ध हुआ था ये। इसके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया था। ये उसको एक पिक्चराइज करने की कोशिश की गई है कि इस तरीके से वहां पर गोलियां चली थी और लोगों ने अपने आप को सेव करने के लिए इस तरीके से प्रोटेक्ट किया था। वहां पर राजा ने जो है वो दलीप सिंह राणा जी ने लोगों पर गोलियां चलाने के आदेश दिए थे। काफी लोग घायल हुए थे, 2 लोग मरे भी थे। और इसके जो मुख्य नेता थे वो थे भागमल सोठा जी। ये उनकी इमेज। तो इसको समझने के लिए एक इमेजेस फॉर्म दी गई है। ठीक है। 12th क्वेश्चन जो है वो है हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध हिंदी लेखक यशपाल शर्मा, ये किस जिले से संबंधित है? क्वेश्चन ये पूछा गया था एग्जाम में, इस एग्जाम में। ठीक है। तो यशपाल शर्मा ये हमीरपुर से थे, हमीरपुर। ठीक है, मैं आपको इनकी इमेज दिखाता हूँ। ये है यशपाल शर्मा। ये बेसिकली एक लेखक ही नहीं थे, एक साहित्यकार ही नहीं कहेंगे इनको, ये एक पैट्रियोट भी थे, एक क्रांतिकारी भी थे। इनफैक्ट मैं बोलूँगा कि ये काफ़ी भाग्यशाली व्यक्ति हैं जिनको भगत सिंह के साथ जो है वो क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने का मौका मिला। काफ़ी सौभाग्यशाली व्यक्ति रहे होंगे ये। ठीक है, यशपाल शर्मा, इनके बारे में और डिस्कस करेंगे और क्या क्वेश्चन निकल कर सामने आ सकते हैं। यशपाल शर्मा हिमाचल प्रदेश के एक हिंदी लेखक हैं, एक साहित्यकार हैं हिंदी भाषा के। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 2 सितंबर 1903 को। 2 सितंबर 1903 को इनका जन्म होता है फिरोजपुर छावनी, ये तो उत्तर प्रदेश में है। लेकिन ये हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार से संबंधित है क्योंकि इनका जो पैतृक गांव था, ये बेसिकली इनके जो पिता थे वो भूपल के रहने वाले थे और भूपल जो गांव है वो पड़ता है हमीरपुर में। इस प्रकार से ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित थे। इन्होंने इंद्रपाल और भगत सिंह के साथ मिलकर क्रांतिकारी गतिविधियों में जो बढ़ चढ़कर भाग लिया है। भगत सिंह, इनको भूला नहीं जा सकता, इनके साथ इनको काम करने का जो वो सौभाग्य मिला। ठीक है, और 14 साल तक इन क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के लिए इन्हें जेल भी जाना पड़ा। जेल के समय के दौरान ही इनका जो विवाह है वो प्रकाशवती कपूर से हो जाता है। ठीक है, वर्ष 1938 में इन्होंने एक जो है वो पत्रिका, एक जो मैगजीन है वो प्रकाशित की जिसका नाम था विप्लव। ठीक है, इन्होंने प्रकाशित की थी। इन्होंने एक संस्मरण भी लिखा है, सिंह अवलोकन, अपने जीवन के अनुभवों पर आधारित जो है वो एक पुस्तक लिखी है जिसको हम संस्मरण कहते हैं हिंदी में, वो है, उसका नाम है सिंह अवलोकन। ठीक है, इसके अलावा वो उन्हें हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक आर्मी के ये कमांडर भी रहे हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक जो आर्मी है उसके ये कमांडर थे। एक बागी पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था, उर्दू लैंग्वेज में इसको ये लिखते थे। तो इस पत्रिका का संपादन भी इन्होंने ही किया था। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो हिंदी के किस उपन्यासकार का हिमाचल प्रदेश के आतंकवादी आंदोलनों से संबंध था? इसको हम आतंकवादी तो नहीं कहेंगे, क्रांतिकारी आंदोलनों से संबंध था, इनफैक्ट मैं ऐसा बोलूंगा। तो वो थे यशपाल शर्मा। अब आतंकवादी आंदोलन ये किस पर्सपेक्टिव से एग्जाम में पूछा गया था इसके बारे में एक्सप्लेन मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन यहाँ पर आई थिंक क्रांतिकारी आंदोलन होना चाहिए था। ठीक है, वो कोई आतंकवादी तो नहीं थे। ठीक है, क्वेश्चन और पूछा गया है कि महान क्रांतिकारी श्री यशपाल शर्मा का संबंध किस जिले से है? तो हमीरपुर। और अगर गांव का नाम पूछा तो भोपाल। ठीक है, भूपल। ठीक, ये इनकी इमेज। ठीक है, ये और मूव करेंगे हम अपने 13 क्वेश्चन की तरफ। 13 क्वेश्चन पूछा गया था जो भूरी सिंह म्यूजियम, भूरी सिंह संग्रहालय, ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो भूरी सिंह म्यूजियम, इनफैक्ट आप सभी को पता होगा, ये है भूरी सिंह म्यूजियम की एक इमेज। तो देखो, भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ पर है? चंबा। कब बना था ये? 1908।
1908। ठीक है, इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स जो निकल सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। देखो, राजा भूरी सिंह, इनका शासनकाल जो है वो डिस्कस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी अच्छे काम किए हैं इन्होंने। ठीक है, इनका नाम जो है वो चंबा और हिमाचल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिमाचल के लिए इन्होंने कई महत्वपूर्ण काम किए हैं, तो उनको डिस्कस करेंगे, जो कि नेक्स्ट टाइम पूछे जा सकते हैं। देखो, राजा भूरी सिंह जो है वो चंबा के राजा हुए हैं, चंबा रियासत के राजा हुए हैं। इनका शासन काल रहा है 1904 ईस्वी में इन्होंने गद्दी संभाली और 1919 में इनकी जो है वो मृत्यु हो गई। ठीक है, ये 1904 में इन्होंने गद्दी संभाली थी, जन्म नहीं हुआ था इनका। ठीक है, फिर क्या होता है कि 1905 में इन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है कि चंबा में एक मिडिल स्कूल था, उसको उन्होंने हाई स्कूल में कन्वर्ट कर दिया। देखो कितने अच्छे काम इन्होंने अपने काल के दौरान किए हुए हैं। मिडिल स्कूल था, उसको हाई स्कूल में बदल दिया। 1906 में क्या हुआ, 1906 में इनको KCIS, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक नाइटहुड की उपाधि दी जाती है, वो इन्हें मिली। KCIS के नाम से इन्हें एक नाइटहुड की उपाधि मिली थी। 1908 में इन्होंने क्या काम किया, 1908 ईस्वी में उन्होंने भूरी सिंह म्यूजियम जो है वो चंबा शहर, प्रॉपर चंबा शहर में एस्टेब्लिश किया। और किसके नेतृत्व में, डॉक्टर फागेल आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 1908 में राजा भूरी सिंह ने डॉक्टर फागेल के नेतृत्व में जो है वो भूरी सिंह म्यूजियम जो है वो एस्टेब्लिश किया। इसके अलावा 1908 ईस्वी में उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए सर्वप्रथम और चंबा के लिए भी सर्वप्रथम जो है वो बिजली को बनाने का प्रयास किया। और उनका ये प्रयास जो है वो 1910 ईस्वी में एक सफल प्रयास माना जाएगा, क्योंकि 1910 ईस्वी में वो सफल रहे थे एक बिजली घर खोलने में, जो कि सबसे पहले उन्होंने चंबा शहर में खोला था। तो हिमाचल प्रदेश के जो बिजली उत्पादन में जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है इनका, जो चंबा के राजा भूरी सिंह का। तो ये आपको याद रखना है, 1910 ईस्वी में उन्होंने चंबा में एक बिजली घर खोला था। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने सड़कों को काफ़ी ज़्यादा सुधार किए, कई डाक बंगले एस्टैब्लिश किए, और भी कई इन्होंने महत्वपूर्ण काम किए। तो इससे हमें इस पर्सनैलिटी की जो है वो एक कर्तव्य निष्ठता या कर्तव्य परायणता के बारे में पता चलता है इनकी। ठीक है, काफ़ी बढ़िया काम किए हैं इन्होंने अपने जीवन में। इसके अलावा उन्होंने चंबा में जो आज डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है वो इन्हीं के द्वारा एस्टैब्लिश की गई है। ठीक है, एक फैक्ट और है कि प्रथम विश्व युद्ध में जो चंबा के यही राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। अंग्रेजों का साथ इन्होंने दिया था, राजा भूरी सिंह ने। और 1904 रिलेटेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए उनको भी डिस्कस करते थे। तो देखो, क्वेश्चन ये पूछा गया था किस वर्ष राजा भूरी सिंह ने गद्दी संभाली। तो ऑलरेडी डिस्कस, 1904 में गद्दी संभाली और 1919 में ये जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। चंबा शहर में प्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र ये किस वर्ष आरंभ हुआ, ये आरंभ हुआ 1910 में, राजा भूरी सिंह। तो देखो, ये क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुके हैं हम। किस रियासत के राजा ने सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत का निर्माण करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और ये प्रयास करवाया गया था किस रियासत में, तो रियासत चंबा। किसके द्वारा, तो राजा भूरी सिंह के द्वारा। और प्रथम और ये प्रयास किया था 1908 में, और जो उनका ये प्रयास जो है वो पूर्ण हुआ था 1910 में, जो कि तभी तो 1910 में जो है वो उन्होंने एक बिजली घर जो था वो बनकर तैयार हो चुका था, जिससे कि चंबा के लिए जो है बिजली की सप्लाई की गई। ये है म्यूजियम। और हिमाचल प्रदेश LT का जो 2019 में जो 2 बार एग्जाम हुआ था टेट का, उसमें हिमाचल प्रदेश जीके की सीरीज का जो कुल 14 क्वेश्चन थे, उसमें से जो लास्ट 14th क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन था हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इनफैक्ट मैंने अपना जो इस जीके सीरीज का पहला पार्ट जो डिस्कस किया था, तो इस नदी को काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया था, काफ़ी डिटेल से। लेकिन एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं ताकि चीज़ें माइंड से निकले ना। ठीक, तो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है सतलुज। और अगर सबसे लंबी नदी ये है तो इसकी लंबाई भी तो पूछी जा सकती है, तो 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, देखो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी, देखो कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी, तो वो यहाँ पर मेंशन करेगा वो किस पर्सपेक्टिव्स में बड़ी नदी की बात। अगर उसने पूछा हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी जल घनत्व के अनुसार, वाटर डेंसिटी के अनुसार, तो वह चिनाब। और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी अगर उसने पूछा लंबाई के अनुसार, तो सतलुज।
320 किलोमीटर। और अगर सबसे छोटी की बात करें लंबाई के अनुसार, वो है यमुना, 22 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। देखो यहाँ तो सबसे लंबी पूछा था, तो यहाँ तो वो लंबाई की बात कर रहा है, लेकिन अगर बड़ी पूछे तो ध्यान से आंसर देने की कोशिश करनी है आपने, ठीक है। और डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। हिमाचल प्रदेश में आपको मेनली 5 रिवर देखने को मिलती है, मुख्य रूप से 5 नदियां। कौन कौन सी? रावी, ब्यास, सतलुज, चिनाब, यमुना। इससे रिलेटेड मैं आपको एक और फैक्ट बताता चलूं कि देखो ये 2 तरह के उनका जल प्रवाह तंत्र है। देखो भारत की नदियां जो है वो 2 टाइप से, या 2 टाइप की जो मेन रिवर है। एक जो नदियां वो 2 तरफ जो वो बहती हैं। एक जो बहती हैं जैसे ये इंडिया का मैप, एक जो सिंधु नदी इस तरफ जो अरब सागर की तरफ आती है ऐसे, और दूसरी जो गंगा के साथ मिलकर जो है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है वैसे। तो इसमें से जो 4 हैं, 4 रावी, ब्यास, सतलुज और चिनाब, ये तो सिंधु नदी के साथ मिलकर जाती है कहां पर? अरब सागर। और इसमें से जो एक यूनिक सी है यमुना, ये जाती है गंगा की नदी के साथ, ट्रिब्यूटरी गंगा नदी की, और उसके साथ मिलकर पहुंचती है ये बंगाल की खाड़ी में। तो देखो ये जो भाग है वो सिंधु जल तंत्र, ये 4 नदियां सिंधु जल तंत्र का भाग है, और ये है गंगा जल तंत्र, उसका भाग है ये, ठीक है। ये गिरती हैं, जो यमुना वाली है ये गिरती है आपकी बंगाल की खाड़ी में, और ये 4 जो हैं वो जाती हैं अरब सागर में, ठीक है। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन, सतलुज नदी। सतलुज नदी के प्राचीन नाम, तो वैदिक काल में इस नदी को, या ऋग वैदिक काल में इसको नदी को कहा जाता है शतुद्री। मैंने याद रखने का तरीका भी आपको बताया था, वैदिक के ऊपर मात्राएं होती हैं तो शतुद्री के ऊपर भी मात्राएं हैं, शतुद्री, ठीक है। लेकिन संस्कृत के ऊपर मात्राएं नहीं है, तो यहाँ भी ऊपर मात्राएं नहीं है, शतुद्र। संस्कृत में इसको शतुद्र, और वैदिक या ऋग वैदिक काल में इसको कहा जाता है शतुद्री। इसका जो ओरिजिन होता है वो हिमाचल प्रदेश और भारत दोनों से बाहर से ओरिजिनेट होती है। ना तो ये इंडिया से ओरिजिनेट होती है ये रिवर, ना हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। ना तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य से आएगी, ना इंडिया से ओरिजिनेट होगी। तो इसका जो ओरिजिन होता है वो होता है तिब्बत में। जब आप जाओगे इस नदी के बारे में आप रिसर्च करोगे तो आपको तिब्बत में 2 लेक देखने को मिलेगी। एक का नाम है मानसरोवर और एक का नाम है राक्सताल। ये झीलें तिब्बत में है, वहां से इस नदी का जो है वो ओरिजिन होता है। ये है, देखो ये गूगल मैप से मैंने इमेजेस ली हुई हैं। ये है आपकी तिब्बत में, ये है लेक राक्सताल, इकट्ठी है लेकें ये, और ये है मानसरोवर लेक। इन दोनों लेकों के पानी से ओरिजिनेट होती है आपकी सतलुज रिवर, ठीक है। तिब्बत में जगह है। लेकिन जब तिब्बत से ये निकलती है तो कुछ तिब्बत में बहेगी सबसे पहले, तो तिब्बत में उसको सतलुज थोड़ा ना कहा जाता है। तिब्बत में इसका नाम जो है वो इसको बोला जाता है लांगचेन खवाब, इसका नाम है। तिब्बत में इस नदी को लांगचेन खवाब के नाम से जाना जाता है। फिर जो ये रिवर है वो एचपी में एंटर कर जाती है, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। तो काफी बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो सतलुज नदी है वो हिमाचल प्रदेश में कहां पर एंटर करती है? तो किन्नौर। लेकिन कई बार वो पर्टिकुलर जगह पूछना चाहता है, तो ये एंटर करती है शिव किला या शिव की चोटी से। 6608 मीटर की जो चोटी है, या शिव की दर्रा जो पहाड़ी रास्ता है उससे होकर ये गुजरती है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से, और एंटर कर जाती है हिमाचल प्रदेश में। तो सबसे पहले एंटर किया इसने किन्नौर में ये बहेगी। फिर एक जगह आएगी चौरा, वहां से ये एंटर कर जाएगी शिमला में, ठीक है। चौरा जगह से एंटर कर जाएगी शिमला, फिर शिमला में ये बहेगी। फिर एक जगह आएगी कसोल बिलासपुर में, वहां से ये एंटर कर जाएगी बिलासपुर में, ठीक। और फिर बिलासपुर में बहेगी। इनफैक्ट ये बिलासपुर में बहते हुए बिलासपुर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। जैसे ऊना नदी, जो स्वां नदी है वो ऊना को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसी प्रकार सतलुज नदी जो है
वो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। फिर बिलासपुर में बहेगी ये, फिर अंततः ये पहुंचेगी भाखड़ा गांव, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। वहां से, उस गांव से ये हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर दोनों को छोड़कर एंटर कर जाएगी पंजाब में, और पंजाब में बहते हुए अंततः ये सिंधु नदी में विलीन हो जाएगी, ठीक है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, काफी बार इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मेन है बसपा। बसपा नदी जो है वो कल्पा, किन्नौर में जो है वो कल्पा एक जगह है किन्नौर में, वहां पर जो है वो सतलुज से मिल जाती है। स्पीति नदी, ठीक है, इसके बारे में तो हम डिस्कस कर रहे हैं, काफी इन प्रीवियस पार्ट में काफी डिस्कस किया है इस नदी के बारे में, ठीक है। तो स्पीति नदी जो है वो चिनाब की सहायक ना होकर सतलुज नदी किन्नौर की तरफ आती है, ये वाली नदी स्पीति। और ये नागमेया, यह एक खाफ जगह है, एक शहर है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर ये सतलुज में मर्ज हो जाती है। उसके अलावा नोगली है, जो स्वा नदी ऊना वाली है, वो आपकी भावा, घम्मर या समटाइम घामर, गमरोला, अली, हटली, सीर, ये सारी की सारी जो एक ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है इनको सतलुज नदी की। तो मेन जो फर्स्ट 4-5 जो फर्स्ट ट्रिब्यूटरी हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा और क्या डिस्कशन हो सकता है इसके बारे में, इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूँगा कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे ये। एशिया का सबसे ऊंचा बांध, प्रीवियस पार्ट देखेंगे तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। एशिया का सबसे ऊंचा बांध जो है वो है भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध कितना इसका अल्टीट्यूड है? 226 मीटर, ठीक है। दूसरा सबसे ऊंचा बांध है ये। इनफैक्ट ये कुछ समय पहले ही रिप्लेस किया है इसको टिहरी बांध ने। इनफैक्ट ये सबसे ऊंचा था लेकिन अब सेकंड पे आ गया है, फर्स्ट पे आ गया है टिहरी, और ये बना है सतलुज नदी पर। कहाँ पर? बिलासपुर में। और इसका अल्टीट्यूड जरूर पूछा जाता है 226। अगर आप टीजीटी आर्ट्स का टेट उठाएंगे 2019 उसमें अल्टीट्यूड पूछा है उन्होंने, तो 226 मीटर, ठीक है। 1948 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है और 1963 में ये बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है। और क्या फैक्ट पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड? और फैक्ट ये पूछा है कि एशिया का सबसे ऊंचा पुल है, बेसिकली इसको रिवर ब्रिज कहेंगे। एशिया का सबसे ऊंचा रिवर ब्रिज जो है वो है कंदरौर का पुल। कंदरौर का पुल कितनी, ये 80 मीटर ऊंचा है, ये भी सतलुज नदी पर बना है और डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है, ठीक। ये रहा आपका कंदरौर ब्रिज 80 मीटर। ये आपको इसकी इमेज मैंने दिखाने की कोशिश की है। तो ये है आपका कंदरौर का ब्रिज, कितना जो 80 मीटर की ऊंचाई पर एशिया का सबसे ऊंचा जो है वो, इसको मैं ब्रिज रिवर ब्रिज मानूंगा, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में सतलुज नदी पर बना है। देखो ये सतलुज नदी पर बना है ये ब्रिज, कंदरौर ब्रिज। ये 80 मीटर की जो है वो इसकी ऊंचाई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, आर्टिफिशियल लेक, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन एचपी, दैट इज गोविंद सागर लेक। भाखड़ा बांध जब बनाया गया था तो उसके कंस्ट्रक्शन के कारण ये लेक बनी थी। ये कहाँ पर है? बिलासपुर में। और ड्यू टू ये बनी थी भाखड़ा बांध के निर्माण के कारण, ठीक। ये उसकी इमेज, गोविंद सागर लेक, बिकॉज मेड ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ भाखड़ा डैम, ठीक, भाखड़ा नंगल डैम, ये है उसकी इमेज। इसके अलावा भी इस पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जैसे कि भाखड़ा नंगल, कौल डैम, ये दोनों काफ़ी फेमस हैं जल विद्युत परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है, इस नदी पर ही बनी है। इनके अलावा नथप्पा झाकड़ी, रामपुर, जिसको कि लोहरी जल विद्युत परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, भावा या संजय जल विद्युत परियोजना एंड सोन, काफ़ी ज़्यादा हैं इसकी जो जल विद्युत परियोजना है इस नदी पर। इसीलिए इस नदी को बोला जाता है हिमाचल प्रदेश की सर्वाधिक जल से विद्युत उत्पादन करने वाली नदी, या जिसके अंदर क्षमता है वर्तमान में वो इसी के अंदर है। हिमाचल प्रदेश की सतलुज नदी में सर्वाधिक जल से विद्युत उत्पादन करने की क्षमता है। सतलुज नदी जो है वो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। और क्वेश्चन ये पूछे गए प्रीवियस ईयर में, तो मैं आपको बताता चलूँ, त्रिकृत रियासत का जो क्षेत्र था वो डिसाइड होता था 2 नदियों के बीच का जो एरिया था, और वो 2 नदियां जो थी वो डिसाइड करती थी रावी और सतलुज।
तो त्रिगत रियासत का जो क्षेत्र था वो इन दो नदियों के बीच में आता था। वो दो नदियां थी रावी और सतलुज के जो बीच का एरिया था, ये रावी और ये सतलुज, इसको कहा, ये वाला एरिया जो इसको कहा जाएगा त्रिगत, और ब्यास इसके बीचों बीच बहती थी। त्रिगत का तो मतलब ये है कि 3 नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र, गर्त मीन क्षेत्र, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन ये है कि पंडोह डैम, पंडोह एक जगह है मंडी में, ठीक है। वहां पर जो है वो 13.16 किलोमीटर लंबी जो है वो 2 सुरंगें हैं। 13.16 किलोमीटर जो है वो लंबी 2 सुरंगें हैं। वहां से इन सुरंगों के द्वारा जो है वो व्यास नदी के पानी को सतलुज नदी में मिलाया गया है। तो देखो, इन दोनों सुरंगों की एक बार जो है वो लंबाई पूछी थी, इसलिए मैं आपको बार बार फोकस करवा रहा हूँ। उन 2 सुरंगों की लंबाई होती है 13.16 किलोमीटर, और ये जगह पंडोह से मिलाया गया है, ठीक है। और इस नदी का जो वाटर कैटेचमेंट एरिया है, जल ग्रहण क्षेत्र है, या जो जल जिस नदी का जो जल है वो सबसे ज़्यादा क्षेत्र कवर करता है 20,000 किलोमीटर, जो कि सर्वाधिक है। रिमेनिंग जो हिमाचल प्रदेश की नदी है उनसे काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, रामपुर कस्बा, इसी से रिलेटेड सतलुज रिवर से ये रामपुर कस्बा, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो रामपुर पड़ता है आपका सतलुज नदी के किनारे। इनफैक्ट रामपुर ही नहीं, मैं बोलूँगा बसपा एक शहर है किन्नौर में, एक नागमिया या जिसको खाव कहते हैं, ये एक शहर है किन्नौर में, रामपुर शिमला में, बिलासपुर शहर जो बिलासपुर का हेडक्वार्टर है, ये सारे के सारे शहर जो है वो सतलुज नदी के किनारे स्थित हैं। क्वेश्चन 2, सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर प्रवेश करती है? तो ये डिस्कस कर चुके हैं हम। शिप की 6,606 मीटर की आप चोटी कह लीजिए, दर्रा कह लीजिए, किन्नौर में, वहां पर हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। और हिमाचल प्रदेश को कहां पर छोड़ती है? ये भाखड़ा गांव डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है ये वाला गांव, ठीक है। सतलुज नदी का ऋग्वैदिक कालीन नाम क्या था? तो मैंने आपको अभी बताया, वैदिक के ऊपर 2 मात्राएं होती है, इसलिए शतोद्री, ठीक। क्वेश्चन एक और पूछा गया प्रीवियस ईयर में, हिमाचल प्रदेश में बहने वाली किस नदी का उद्गम अन्य देश या वतन से होता है, अन्य देश से निकलती है? तो सतलुज। अच्छा, इनफैक्ट मैं अगर आपको इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछूं तो हिमाचल प्रदेश में बहने वाली किस नदी का उद्गम बाहरी राज्य से होता है? तो यमुना, क्योंकि यमुना जो है वो उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है। लेकिन अन्य देश से होता है तब सतलुज, ठीक। हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः कितनी नदियां बहती हैं? तो 5। और भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? भाखड़ा जो बांध है वो किस नदी पर बना है? वो बना है सतलुज, ठीक है। सतलुज नदी पर बना है, 226 मीटर, और डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में ही है, ठीक। तो ये थी हिमाचल प्रदेश टेट LET 2019 में जो 2 बार हुआ था, उनमें से जो हिमाचल प्रदेश जी के जो पूछा गया था उसकी डिटेल एनालिसिस। आई होप आपको ये एनालिसिस जो है वो कुछ सीखने में मददगार रही होगी। सो एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।